हेलो फ्रेंड्स, ये यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज जो है परिशिष्ट, यानी कि बचा हुआ जो भाग रह जाता है उसे कहते हैं परिशिष्ट, उसमें से कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम करेंगे इसका भाग 3, छठे वेतन आयोग की सिफारिशें। छठे वेतन आयोग की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2006 में न्यायमूर्ति B.N. कृष्णा की अध्यक्षता में की गई थी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए मार्च 2008 में प्रस्तुत की। आयोग के लिए संदर्भित विषय फर्स्ट है वेतन की संरचना, भत्तों एवं अन्य सुविधाओं लाभों को निम्नलिखित कर्मचारी वर्गों के बीच उपलब्ध कराने के सिद्धांतों का परीक्षण करना आयोग का प्रमुख कार्य था। फर्स्ट पॉइंट है इसका केंद्रीय सरकार के कर्मचारी, औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक। सेकंड है अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़े कार्मिक। थर्ड है सशस्त्र सेनाओं से जुड़े कार्मिक। फोर्थ है संघ क्षेत्रों के कर्मचारी। फिफ्थ है भारतीय लेखा एवं परीक्षा विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी। सिक्स्थ है संसद के अधिनियमों के अधीन गठित किए गए नियामक निकाय यानी कि आरबीआई को छोड़कर के सदस्य। और सेवंथ है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी एवं कर्मचारी। भाग सेकंड केंद्रीय सरकार के संगठनों को आधुनिक पेशेवर एवं नागरिक अनुकूल सत्ता के रूप में रूपांतरित करना जो कि जन सेवा के लिए समर्पित है। थर्ड पॉइंट है उपरोक्त उल्लिखित केंद्रीय कर्मचारियों की श्रेणियों के लिए व्यापक वेतन पैकेज का निर्माण करना जो कि सरकार के भीतर संरचनाओं, संगठनों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं के युक्ति संगतिकरण के माध्यम से कार्य क्षमता, उत्पादकता एवं बचत के प्रोत्साहन से जुड़ा हो और जिसके अंतर्गत बचतशीलता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, अनुशासन और तकनीक का आत्मसातीकरण निहित हो। फोर्थ पॉइंट है उभरते हुए भूमंडलीय आर्थिक परिदृश्य की मांगों के साथ केंद्रीय सरकार के संगठनों के कार्यों को समन्वित करना। आयोग के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध लाभों की समग्रता, तर्कसंगतीकरण एवं सरलीकरण की जरूरत जैसे कारकों पर भी विचार करना था। इसके साथ ही केंद्रीय राज्य सार्वजनिक उद्यमों के अधीन उपलब्धता, सेवानिवृत्ति लाभ एवं वेतन संरचना, देश की आर्थिक परिस्थितियां, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में वित्तीय कारकों के पर्यवेक्षण की आवश्यकता, केंद्र सरकार के संसाधन, आर्थिक एवं सामाजिक विकास की मांगें, रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं भूमंडलीकरण, आर्थिक परिदृश्य की जरूरतें और राज्यों में के वित्त पर प्रभाव जैसे प्रश्नों पर भी आयोग को विचार करना था। फिफ्थ पॉइंट है उन सिद्धांतों का परीक्षण करना जिनके द्वारा पेंशन की संरचना, मृत्यु, सेवानिवृत्ति, ग्रेच्युइटी, पारिवारिक पेंशन तथा अन्य अंतिम या आवर्ती लाभों को 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त किए गए वर्तमान और भूतपूर्व केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए वित्तीय निहितार्थ के संदर्भ में प्रशासित किया जाना चाहिए। 6 पॉइंट है उन सामान्य सिद्धांतों, वित्तीय मापदंडों एवं स्थिति के संबंध में अपनी सिफारिशें देना जो बोनस के भुगतान को प्रशासित करेगी। अलग अलग विभागों में मौजूदा तथ्य बोनस योजना के स्थान पर उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के बारे में सुझाव देना तथा उत्पादकता सूचांक एवं अन्य संबंधित मापदंडों का निर्धारित करने के लिए विशिष्ट सूत्रों की सिफारिश करना। 7 पॉइंट है सरकार द्वारा आयोग की सिफारिशें स्वीकार करने के समय तक किसी अंतरिम राहत की मंजूरी की जरूरत एवं आवश्यकता का परीक्षण करना। आयोग की सिफारिशें क्या क्या सिफारिशें थे इसकी? चल या प्रवाही वेतन समूह वर्तमान में 26,000 रुपये के स्थिर वेतनमानों से नीचे के सभी सरकारी पदों के लिए प्रवाही वेतन समूहों की शुरुआत की जाए। 4 विशिष्ट चल वेतन समूहों की सिफारिश की गई है। पहला चल वेतन समूह उन सभी
श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए है जो ग्रुप बी और सी समूह से जुड़े हैं और जिनके पदों का वेतनमान 5,000 से 8,000 रुपये है। वर्तमान में ग्रुप डी सभी पदों को ऊपर उठाकर वेतन समूह पीबी फर्स्ट के न्यूनतम ग्रेड में रखा जाए। भारत सरकार के सचिव एवं अन्य तुल्यमान पदों को तथा कैबिनेट सचिव और अन्य तुल्यमान पदों को विशिष्ट अलग अलग वेतनमानों में रखा जाए। आईएएस वेतनमान के रूप में एक पृथक पहल वेतन समूहों की गणना किसी उद्देश्य के लिए न की जाए, क्योंकि इस ग्रेड में भविष्य में कोई भर्ती नहीं की जानी है अर्थात और वर्तमान ग्रुप डी के सभी मौजूदा कर्मचारी आवश्यक योग्यताएं नहीं रखते हैं तथा इन्हीं कर्मचारियों को पुनः प्रशिक्षित करके ग्रुप सी के चल वेतन समूह में उन्नत करके रखा जा सकता है। सेकंड पॉइंट है न्यूनतम और अधिकतम वेतन। पीबी फर्स्ट वेतन समूह के प्रवेश स्तर पर न्यूनतम वेतन 6,660 रुपये से 4,860 रुपये वेतन के रूप में 1,800 रुपये ग्रेड वेतन के रूप में हो। सचिव एवं समतुल्य पदों के स्तर पर अधिकतम वेतन 80,000 रुपये किया जाना है। न्यूनतम और अधिकतम वेतन का अनुपात 1/12 होगा। थर्ड है चल वेतन समूहों में ग्रेड वेतन और पदोन्नति। ग्रुप ए बी सी डी से जुड़ी सभी कर्मचारियों को अलग अलग चल वेतन वर्गों में रखा जाना है। सचिव और कैबिनेट सचिव के समतुल्य पदों के अलावा प्रत्येक पद को एक पृथक ग्रेड से जोड़ा जाना है। ग्रेड वेतन के द्वारा एक पद का दर्जा निर्धारित होगा। ग्रेड या श्रेणियों की संख्या घटाकर 20 की जानी चाहिए, जो कि 4 पृथक वेतन समूहों के अधीन होंगे। पहले प्रचलित 35 मानक वेतनमानों की तुलना में एक शीर्ष वेतनमान और कैबिनेट सचिव व अन्य तुल्य पद के लिए दूसरा ग्रेड होगा। एक ही चल वेतन समूह में एक पद से दूसरे पद पर पदोन्नति के समय ग्रेड या श्रेणी वेतन को उसी चल वेतन समूह के भीतर अलग अलग स्तरों में पदों के साथ जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त पदोन्नति के समय एक वेतन वृद्धि प्रदान की जाए। किसी भी वेतन समूह में अधिकतम 1 वर्ष से अधिक समय तक लगातार स्थिर रहने वाले व्यक्ति को ही श्रेणी वेतन में बिना किसी परिवर्तन के अगले उच्चतर वेतन समूह में रखा जाएगा। फोर्थ पॉइंट है संशोधित वेतन समूहों की योजना। संशोधित वेतन समूहों की निम्नलिखित योजना की सिफारिशें की गई है। ये है वेतन समूह। जिसे आप देख सकते हैं। ग्रुप ए में प्रवेश के बाद फिफ्थ पॉइंट है वार्षिक वेतन वृद्धि। वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान वेतन समूह और संगत श्रेणी वेतन में कुल वेतन के 2.5% के रूप में किया जाना है। सभी मामलों में वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई होगी। 1 जुलाई को वेतनमानों में 6 महीने या अधिक पूरा करने वाले कर्मचारी को पात्र माना जाएगा। यानी 1 जुलाई से जिन्होंने भी 6 महीने अगर तुरंत ज्वाइन किए फिर भी 6 महीना उन्होंने पूरा कर लिया है तो भी उनके वेतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। 6 पॉइंट है चर वेतन वृद्धि। ग्रुप बी ए वेतन समूह पीबी थर्ड के लिए अलग अलग वेतन वृद्धियों का एक अन्य समूह है, जहां वार्षिक वृद्धि कार्य निष्पादन पर आधारित होगी। श्रेणी के 80% या अधिक कर्मचारी को 2.5% की दर से और वर्ष के दौरान उच्च कार्य निष्पादकों को 3.5% की उच्चतर दर से भुगतान किया जाएगा। सरकार को चल वेतन समूह पीबी फर्स्ट और पीबी सेकंड में चर वेतन वृद्धि की योजनाओं को विस्तारित करने की सलाह दी गई है। 7 है रक्षा सेनाओं के लिए वेतनमान। रक्षा सेना के संदर्भ में नागरिक सेवाओं के लिए अनुशंसित चल वेतन समूहों की शुरुआत की गई है। महानिदेशक यानी सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा को 80,000 रुपये की स्थिर श्रेणी
स्थिर शीर्ष श्रेणी में रखा जाएगा। पहले के ट्रेड समूह एक्स, वाई और जेड का विलय करके अधिकारी पद से नीचे के कार्मिकों के लिए केवल 2 ट्रेड ग्रुप निर्धारित किए गए हैं। ट्रेड ग्रुप एक्स के कार्मिकों का प्रत्येक समूह होगा। 8 पॉइंट है सैन्य सेवा वेतन। ब्रिगेडियर एवं समकक्ष पदों के स्तर तक रक्षा सेनाओं के सभी कार्मिकों के लिए सैन्य सेवा वेतन लागू होगा। वेतन वृद्धि को छोड़कर सैन्य सेवा वेतन की गणना सभी उद्देश्यों के लिए की जाएगी। 9 पॉइंट है भविष्य में उच्चतर पदों हेतु चयन। वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड SAG और उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड HAG में कुछ ऐसे सुनिश्चित पदों के लिए तकनीकी और विशेषीकृत विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है और जो किसी भी सेवा में संविलित नहीं है। इन पदों को संविदा आधारित कर्मियों या सरकार के भीतर के अन्य उपयुक्त अधिकारियों द्वारा भरने के लिए खोला जाए। सर्वोत्तम विषय क्षेत्र आधारित विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए सरकार के उच्चतर सोपानों में रोजगार आधारित चयन से पद आधारित चयन की दिशा में विस्थापन किया जाना चाहिए। 10 पॉइंट है SAG और HAG के पदों का निर्माण। भविष्य में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड समकक्ष पदों उच्चतर श्रेणी में अतिरिक्त पदों का निर्माण कड़ाई के साथ उच्च कार्यचालन संबंधी मापदंडों को रखकर इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि संवर्ग के बाहर निर्मित इस प्रकार के सभी पद खुले चयन की वृद्धि द्वारा भरे जाएं। 11 पॉइंट है कार्य निष्पादन संबंधी आर्थिक प्रोत्साहन योजना PRIS। सरकार में कार्य निष्पादन संबंधी आर्थिक प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की जाए जिसके अंतर्गत कर्मचारी वेतन से अधिक उपलब्धियों के लिए पात्र होंगे। इस योजना के द्वारा तत्कालिक रूप से तदर्थ बोनस योजना को और अंतिम रूप से उत्पादकता से जुड़ी बोनस योजना को प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। 12 पॉइंट है वैज्ञानिकों इत्यादि के लिए विशेष आर्थिक प्रोत्साहन। युवाओं वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञता एवं पेशेवर कौशल की आवश्यकता वाले अन्य पदों के लिए बाजार चालित क्षतिपूर्ति पैकेज देने के लिए एक प्रणाली की अपनाया जाए। 13 पॉइंट है फील्ड ऑफिसर एवं सचिवालय में मंत्रालय पद। फील्ड एवं सचिवालय पदों के बीच समानता स्थापित की जाए। भविष्य में सचिवालय एवं स्टेनोग्राफर संवर्गों को विलय कर दिया जाए। CSSS अन्य सभी समतुल्य लिपिकीय संवर्गों के लिए 14,300 से 18,300 रुपये वेतनमान में 7,600 रुपये श्रेणी वेतन के साथ संशोधित वेतन समूह PB थर्ड के वेतनमान में एक नए ग्रेड प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर के रूप में शुरुआत की जाए। 6,500 से 10,500 रुपये के वेतनमान में गैर भागीदारी मंत्रालयों संगठनों एवं CSS और CSSS समतुल्य सचिवालय एवं लिपिकी संवर्गों में सभी भावी भर्तियों कार्यकारी सहायकों के रूप में की जाए जिनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। कार्यकारी सहायकों द्वारा वे सभी कार्य किए जाएंगे जो वर्तमान में सहायकों एवं निजी सहायकों द्वारा किए जा रहे हैं। अन्य गैर भागीदारी पूर्ण मंत्रालयों संगठनों में CSS, CSSS एवं समतुल्य संवर्गों को आपस में विलय कर दिया जाए। अन्य गैर भागीदारी मंत्रालयों संगठनों में CSS और CSSS तथा समतुल्य संवर्गों के वेतनमान पदाधिकारियों को उस समय तक पृथक संवर्गों में रखा जाए जब तक कि संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय उनके कार्य विस्तार, संवर्धन, पुनः प्रशिक्षण एवं पुनः प्रशस्त्रण के लिए एक प्रक्रिया का विकास न कर ले। 14 पॉइंट है अखिल भारतीय सेवाएं एवं अन्य संगठित समूह A सेवाएं। IAS के लिए वर्तमान 3 श्रेणियां जैसे सीनियर, टाइम स्केल, जूनियर प्रशासनिक ग्रेड एवं गैर
कार्यात्मक चयन ग्रेड को बनाए रखा जाए। डीआईजी और संरक्षक की श्रेणियों को क्रमशः आईपीएस और आईएसएस में बनाए रखा जाए। 5 अर्धसैनिक बलों बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी में महानिदेशक के पदों को संशोधित वेतनमान 80,000 रुपये स्थिर के संगत 26,000 रुपये के स्थिर वेतनमान में रखा जाए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के निर्देशक के पद का उन्नत करके 26,000 रुपये के स्थिर वेतनमान में संशोधित वेतनमान 80,000 रुपये के संगत रखा जाए। आईएएस और भारतीय विदेश सेवा के बीच मौजूदा समानता को बनाए रखा जाए। आईएएस और अन्य संगठित ग्रुप ए सेवाओं के संवर्गों के बीच केंद्र में नियुक्ति एवं पैनल निर्माण हेतु 2 वर्षों के अंतराल के साथ संशोधित संवर्गवार समानता का प्रस्ताव किया जाए। सभी संगठित समूह ए सेवाओं में एचएजी में अतिरिक्त पदों में 20% का संचालन गैर कार्यात्मक आधार पर किया जाए और इसके लिए यह आवश्यक है कि पदों की संबंधित संख्या खुले चयन के लिए गैर संवर्धित की गई हो। भारतीय लेखा परीक्षा सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, आईडीएएस और आईपीओएस तथा आईईएस, आईसीएंड-सीआईएस जैसे सेवाओं के लिए कुछ सिफारिशें की जाएं। 15 पॉइंट है केंद्रीय कर्मचारी योजना। केंद्रीय कर्मचारी योजना की शुरुआत की जाए जिसके अंतर्गत सभी पदों के साथ साथ उन एचएजी पदों को जो पहले से किसी सेवा में संवर्गबद्ध नहीं है, पारदर्शी एवं वेब आधारित प्रक्रिया के द्वारा भरा जाए। पात्रता मानदंडों में बदलाव किए जाए ताकि किसी भी सेवा के विषय क्षेत्रीय विशेषता वाले अधिकारी इन पदों के लिए आवेदन कर सके। 16 पॉइंट है महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ते की गणना के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचांक के आधार वर्ष को संशोधित किए जाए। महंगाई भत्ते की गणना के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए एक पृथक उपभोक्ता मूल्य सूचांक का सुझाव दिया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग इस कार्य को पूरा करेगा। 17 पॉइंट है भत्ते। अधिकांश भत्तों की मौजूदा दरों को रक्षा एवं नागरिक सेवाओं दोनों के संबंध में दुगना किया जाए। मकान किराए भत्ता मौजूदा दरों को A1 नगरों के लिए बनाए रखा जाए और B1 और B2 शहरों में इस भत्ते को 20% की दर से दिया जाए तथा C अवर्गीकृत शहरों में 10% की दर से यह भत्ता दिया जाए। CCA को परिवहन भत्ते में समायोजित किए जाए और इस भत्ते की दरों को 4 गुना बढ़ाया जाए। यात्रा भत्ता का भुगतान वास्तविक आधार पर किया जाए। शैक्षणिक भत्ते की दरों को मौजूदा 40 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति बालक प्रति महीना किया जाए और इसे अधिकतम 2 बच्चों तक ही लागू किया जाए। छात्रावास आर्थिक सहायता को मौजूदा 300 रुपये से प्रति माह से 3,000 रुपये प्रति माह किया जाए। जोखिम भत्ते की जगह जोखिम बीमा को लागू किया जाए। सभी स्थायी भत्तों को स्वचालित संशोधन के प्रावधानों के साथ मुद्रास्फीति विरोधी बनाया जाए। यात्रा भत्ते को महंगाई भत्ते में वृद्धि के आधार पर प्रतिवर्ष बढ़ाया जाए। रक्षा सेवा कर्मियों के संबंध में अर्जित छुट्टियों के नकदीकरण को सेवा के वर्षों की संख्या में जोड़ा जाए। सभी रक्षा बलों के कर्मियों सेवानिवृत्ति शैक्षिक त्याग पत्र के समय 300 दिनों तक की छुट्टियों के नकदीकरण हेतु पात्र होना चाहिए। 18 पॉइंट है चिकित्सा सुविधाएं। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई चिकित्सा बीमा योजना की सिफारिश की गई है। ये योजना मौजूदा केंद्र सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए वैकल्पिक रूप से उपलब्ध होगी। नए सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगियों को अनिवार्य रूप से इस योजना का अंग बनाया जाएगा।
19 पॉइंट है मौजूदा पेंशनभोगी एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों के संबंध में सेवारत कर्मचारियों के अनुशासित फिटमेंट फॉर्मूले का विस्तार किया गया है। स्थिर उपस्थिति भत्तों की दरों को 5 गुना बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह किया जाना है। पेंशन का भुगतान औसत परिलब्धियों अंतिम वेतन भुगतान जो भी अधिक लाभकारी है के 50% पर किया जाएगा और इसका पूर्ण पेंशन अनुदान हेतु 33 वर्षों की पात्रता सेवा के साथ कोई संबंध नहीं है होगा। 15 से 20 वर्षों की सेवा के बीच सेवा त्यागने वाले कर्मचारियों हेतु एक उदार पैकेज 80, 85, 90, 95 और 100 वर्षों की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए पेंशन की उच्चतर दरें होगी। कार्यरत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में पारिवारिक पेंशन 10 वर्षों की एक अवधि के लिए बढ़ी हुई दरों पर अदा की जाएगी। पेंशन के रूपांतरण के लिए रूपांतरण तालिका के पुनरीक्षण का सुझाव दिया गया है। गैर CGHS क्षेत्रों में पेंशनभोगियों को ओपीडी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक उपयुक्त बीमा की योजना का प्रस्ताव। 20 पॉइंट है एडवांस का अग्रिम अनुदान के लिए एक नए कार्य तंत्र का सुझाव जिसके अंतर्गत एक कर्मचारी एवं अनुशंसित बैंक एवं से एडवांस लेना और सरकार बैंक द्वारा कर्मचारी से वसूले जाने वाली ब्याज दर 2% बिंदुओं के बराबर ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी। विभिन्न अग्रिम राशियों को मौजूदा सीमाओं को बढ़ाया जाए और उनके समय समय पर स्वतः संशोधन के लिए प्रावधान किए जाएं। 21वां पॉइंट है सार्वजनिक अवकाश 5 दिन के कार्य सप्ताह को बनाए रखा जाए। सरकारी कार्यालय केवल 3 राष्ट्रीय अवकाशों पर ही बंद होंगे। अन्य सभी राजपत्रित अवकाशों को समाप्त किए जाएं और उनकी क्षतिपूर्ति 1 वर्ष से 2 से 8 दिनों की प्रतिबंधित अवकाशों की संख्या को बढ़ा दी जाए। 22 पॉइंट है महिला कर्मचारी। 22वां पॉइंट है महिला कर्मचारी के लिए अलग अलग कार्य घंटे, बच्चों की देखभाल के लिए विशेष अवकाश, 180 दिन का मातृत्व अवकाश, कार्यरत महिलाओं के छात्रावासों के रूप में बेहतर रहने की सुविधाएं इत्यादि को उपलब्ध कराया जाए। 23 पॉइंट है विकलांग सरकारी कर्मचारी के लिए आकस्मिक अवकाश की संख्या में वृद्धि, कार्यकाल के कार्य को सुगम बनाने के लिए विशेष सहायता उपकरण, वाहन ऋणों के लिए उच्चतर ब्याज सहायता, लचीले कार्य घंटे, यातायात भत्ते की उच्चतर दर, बेहतर पुनःयुक्त सहायता और समुचित शिकायत निवारण कार्य तंत्र इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। महिला विकलांग कर्मचारी को शिशुओं की देखभाल के लिए तब तक अतिरिक्त भत्ता दिया जाए जब तक कि शिशु 2 वर्ष की आयु पूरी न कर ले। 24 पॉइंट है रक्षा सेना कर्मियों का पार्श्विक प्रवेश। रक्षा मंत्रालय में रक्षा नागरिक सेवाओं के विभिन्न पदों के साथ साथ CPO, CPMF में उपयुक्त स्तरों पर सीमा रक्षा सेना कर्मियों, अधिकारी रैंक से नीचे के सभी कर्मी तथा शॉर्ट सर्विस कमीशन के अधिकारी दोनों के लिए का पार्श्विक संचरण। 25 पॉइंट है मौजूदा प्रक्रियाओं का तर्क संगतिकरण, अधिक प्रतिनिधित्व, सरलीकरण एवं परिणामी एवं ठोस लक्ष्य परिणामों की उपलब्धि पर जोर देकर मौजूदा आपूर्ति कार्यतंत्रों में सुधार के कदम उठाना। आपूर्ति के शीर्ष स्तरों पर क्षेत्रीय कार्यालय संगठन पर व्यापक महत्व, क्षेत्रीय कार्यालय और सचिवालयों में पदों के बीच समानता। नर्सों, शिक्षकों एवं सिपाहियों के लिए बढ़ा हुआ वेतनमान, क्योंकि इन लोगों का सामान्य नागरिकों के साथ सबसे अधिक संगत होता है। पोस्टमैन को भी उन्नत दर्जा प्रदान किया जाए। पदानुक्रम स्तरों में कटौती करने के लिए प्रशासनिक पदों का निश्चितीकरण, सरकार के भीतर प्रशिक्षण अकादमियों एवं प्रशिक्षण प्रक्रियाओं पर बल। 26 पॉइंट है नियामक निकायों के मौजूदा सदस्यों के लिए सामान्य प्रतिष्ठान, वेतन,
समूहों, श्रेणी, वेतन और भत्तों की सुविधा, चयनित संगठनों में चयन की सिफारिश, चयन को संशोधित प्रक्रियाओं के माध्यम से भर्ती होने वालों के लिए एक उच्चतर वेतन पैकेज के साथ चयन की एक संशोधित विधि को अपनाने का सुझाव। 27 पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारी और न्यायालय अधिकारी। केंद्र सरकार में कार्यरत कर्मचारियों तथा सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारियों एवं न्यायालय अधिकारियों के बीच कोई सापेक्ष स्थापित नहीं की गई है। 28 पॉइंट है, क्रियान्वयन की तिथि पुनरीक्षित वेतनमानों को 1 जनवरी 2006 से लागू किया जाए। भत्तों से जुड़ी सिफारिशों को संदर्भ अनुसार क्रियान्वित किया जाए। 29 पॉइंट है, सिफारिशों की समग्र प्रकृति। सभी सिफारिशों को एक समग्र के रूप में देखा जाए क्योंकि इन सिफारिशों का आंशिक क्रियान्वयन कई विसंगतियों और अनिरंतरताओं को जन्म देगा। 13 पॉइंट है, वित्तीय निहितार्थ। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कारण वर्ष 2008-9 में 12,561 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा। रिपोर्ट में सुझावित विभिन्न उपायों के कारण 4,586 करोड़ रुपए की बचत प्राप्त हो सकती है। वर्ष 2008-9 के लिए रिपोर्ट की सिफारिशों को शुद्ध वित्तीय भार 7,975 करोड़ रुपए होगा। इसके अलावा एरियर यानी बकाया राशि के भुगतान को 18,060 रुपये खर्च होंगे। अब हम पढ़ेंगे 12वें वित्त आयोग की सिफारिशें। 4 पॉइंट है, 12वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नवंबर 2002 में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में किया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2004 में राष्ट्रपति को सौंपी। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के विशिष्ट पहलुओं पर इसकी सिफारिशें 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 तक की 5 वर्षीय अवधि के लिए लागू होगी। आयोग को सौंपे गए विषय। फर्स्ट है, आयोग निम्नलिखित विषयों के संबंध में अपनी सिफारिशें देगा। किस संदर्भ में? फर्स्ट है, उन शुद्ध करों आगमों का संघ एवं राज्यों के बीच वितरण जो संविधान के भाग 12 के अध्याय फर्स्ट का अधीन विभाजित किए जाने के तथा इस प्रकार के कर आगमों के संबंधित अंशों का राज्य के बीच बंटवारा। सेकंड पॉइंट है इसका, वे सिद्धांत जिनके द्वारा भारत की संचित निधि में से राज्य के राजस्व का सहायता अनुदान प्रशासित होता हो और वे धनराशियाँ जिनका भुगतान राज्यों को सहायता अनुदान के रूप में आवश्यकता के समय किया जाए और जो संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन उन उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं जो कि इस अनुच्छेद के परिच्छेद फर्स्ट में निर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत होता है। थर्ड पॉइंट है, वे उपाय जो किसी राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए जरूरत होते हैं ताकि पंचायतों एवं नगर निकायों के संसाधनों में राज्यों के वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वृद्धि की जा सके। सेकंड पॉइंट है, आयोग संघ और राज्यों के वित्त की दशा की समीक्षा करेगा और एक ऐसी योजना का सुझाव देगा जिसके द्वारा सरकारें सामूहिक और पृथक रूप से सार्वजनिक वित्त की पुनर्रचना इस प्रकार कर सके जिससे कि बजटीय संतुलन को बनाए रखा जा सके और वृहद आर्थिक स्थिरता को प्राप्त करने के साथ साथ समानतापूर्ण वृद्धि और ऋण में कटौती जैसे लक्ष्य हासिल किए जा सके। थर्ड पॉइंट है, अपनी सिफारिशें देने के क्रम में आयोग अन्य तथ्यों की भी संज्ञान में रखेगा, जैसे कि फर्स्ट, केंद्र सरकार के संसाधन जो कि करारोपण और गैर कर राजस्व के स्तरों के आधार पर 2003-04 के अंत में ही 5 वर्षों के लिए 1 अप्रैल 2005 को निर्धारित करना है। सेकंड पॉइंट है, केंद्रीय सरकार के संसाधनों की मांग विशेष रूप से नागरिक प्रशासन, रक्षा, आंतरिक और सीमा सुरक्षा, ऋण सेवा और अन्य प्रतिबद्ध खर्च देयता के संबंध में। थर्ड पॉइंट है,
राज्य सरकारों के संसाधन 2003-04 के अंत में करारोपण और गैर कर राजस्व के स्तरों में 1 अप्रैल 2005 से आरंभ करके 5 वर्षों के लिए निर्धारित करेगा। 4th पॉइंट है, उद्देश्य केवल सभी राज्यों एवं केंद्र के राजस्व खाते पर प्राप्तियों और खर्चों की संतुलित करना ही नहीं, अपितु पूंजी निवेश हेतु अधिशेष के निर्माण और वित्तीय घाटे को घटाने पर भी है। 5th पॉइंट है, लक्ष्य के प्रतिकूल केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार के करारोपण प्रयास और कर सकल उत्पाद यानी जीडीपी एवं कर सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी अनुपात को सुधारने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की संभावित क्षमता का अनुमान लगाना। 6 पॉइंट है, पूंजीगत परिसंपत्तियों के रखरखाव के गैर वेतन घटक पर होने वाले खर्च और नियोजन योजनाओं पर रखरखाव खर्च से जुड़े गैर पारिश्रमिक घटक को 31 मार्च 2005 तक पूरा करना तथा उन मानदंडों को निर्धारित करना जिनके आधार पर इस प्रकार के खर्चों की निगरानी के तरीके और पूंजीगत परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए विशेष राशियों की सिफारिशें की जानी है। 7 पॉइंट है, राज्य में विभिन्न संसाधनों जैसे कि प्रयोक्ता शुल्कों का अनुकूलन और निजीकरण और विनिवेश के माध्यम से गैर प्राथमिक उद्यमों का परित्याग इत्यादि के द्वारा सिंचाई परियोजनाओं, बिजली परियोजनाओं, विभागीय उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम इत्यादि की वाणिज्यिक जीवन क्षमता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता। 4th पॉइंट है, अंतिम मामलों में अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए आयोग 1971 के जनसंख्या आंकड़ों को आधार बनाएगा। 5th है, आयोग 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई वित्तीय सुधार सुविधा की समीक्षा करेगा और इसके उद्देश्यों की प्रभावी प्राप्ति के लिए सुझाव देगा। 6 पॉइंट है, आयोग 31 मार्च 2004 को राज्यों की ऋण स्थिति के निर्धारण के बाद इस प्रकार के सुधारात्मक उपाय सुझाएगा जो कि वृहद आर्थिक स्थिति और ऋण संबंधी नियंत्रणता के लिए आवश्यक हो। इस प्रकार के उपायों से मानव संसाधन विकास के निवेश वातावरण के लिए क्षेत्र में राज्यों के कार्य निष्पादन को वरीयता दी जाएगी। 7 पॉइंट है, आयोग राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि और आपदा राहत कोष के संदर्भ में आपदा प्रबंधन के वित्तीयन से जुड़े वर्तमान प्रबंधनों को समीक्षा कर सकता है और इस संदर्भ में उपयुक्त समीक्षाएं सिफारिशें दे सकता है। 8 पॉइंट है, आयोग संविदात्मक प्रावधानों के आधार पर पेट्रोलियम लाभों से प्राप्त गैर कर आय को केंद्र और उन राज्यों के बीच बांटने के संबंध में अपनी सिफारिशें दे सकता है जिनमें खनिज तेलों का उत्पादन होता है। 9 पॉइंट है, आयोग उस आधार पर संकेत करेगा जिसके द्वारा उसने अपनी जानकारी प्राप्त की है और व्यय एवं प्राप्तियों के राज्यवार अनुमानों की उपलब्धि सुनिश्चित करेगा। 10 पॉइंट है, आयोग अपनी रिपोर्ट 30 नवंबर 2004 तक उपलब्ध कराएगा और इसमें 1 अप्रैल 2005 से आरंभ होने वाले अगले 5 वर्षों की अवधि को शामिल किया जाएगा। आयोग की सिफारिशें कौन कौन सी सिफारिशें? फर्स्ट है सार्वजनिक वित्त की पुनर्रचना। फर्स्ट, केंद्र और राज्य संयुक्त कर जीडीपी अनुपात को 2009-10 तक 17.6% की सीमा तक पहुंचाएगा। सेकंड है संयुक्त ऋण जीडीपी अनुपात को ऐतिहासिक विनिमय दरों पर मानित ब्राह्मण ऋण के साथ 2009 से 10 तक 75% तक नीचे लाया जाएगा। थर्ड पॉइंट है केंद्र एवं राज्यों के लिए जीडीपी लक्ष्यों के प्रति वित्तीय घाटे की 3% तक स्थिर किया जाएगा। फोर्थ है केंद्र एवं राज्यों के राजस्व घाटे को 2008-9 तक शून्य पर लाया जाए। फिफ्थ है राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतानों को क्रमशः केंद्र एवं राज्यों के संबंध में 28 से 15% तक नीचे लाया जाए। 6 पॉइंट है राज्यों को एक भर्ती नीति का अनुसरण इस प्रकार करना चाहिए ताकि राजस्व व्यय शुद्ध ब्याज भुगतानों के सापेक्ष कुल वेतन बिल 35% से अधिक ना बढ़े सके। 7 पॉइंट है
प्रत्येक राज्य एक वित्त उत्तरदायित्व कानून का निर्माण करे ताकि राजस्व घाटे को 2008-9 तक समाप्त किया जा सके और वित्तीय घाटे को राज्य सकल घरेलू उत्पाद में 3% तक कम किया जा सके। 8 पॉइंट है, ऑल लैंडिंग प्रणाली को धीरे धीरे समाप्त किया जाना चाहिए तथा दीर्घकालीन लक्ष्य यह होना चाहिए कि केंद्र एवं राज्यों के लिए कर्ज जीडीपी अनुपात 28% तक नीचे लाया जाए। सेकंड है, संघीय कर राज्यों का अंशभागिता। फर्स्ट पॉइंट है, अंशभागिता योग्य केंद्रीय करों के शुद्ध आगामों में राज्यों की भागीदारी 30.5% सुनिश्चित की जाए तथा अतिरिक्त आबकारी शुल्कों को केंद्रीय करों के सामान्य पूल के रूप में भाग के रूप में देखा जाए। यदि राज्यों को चीनी, कपड़ा और तंबाकू पर बिक्री कर वसूलने की अनुमति दी जाती है तो राज्यों का अंशभाग 29.5% निर्धारित किए जाए। सेकंड है, संविधान के 88वें संशोधन की अधिसूचना के बाद यदि सेवा कर के संबंध में कोई कानून बनाया जाता है तो एक राज्य द्वारा वसूल किए जाने वाला राजस्व उसके अंश भाग से कम नहीं होना चाहिए। थर्ड है, राज्यों के लिए समग्र स्थानांतरण की संकेतकात्मक राशि को केंद्र की सकल राजस्व प्राप्तियों की 38% पर स्थिर किया जाए। थर्ड पॉइंट है, स्थानीय निकाय। फर्स्ट है, राज्यों को 2005 से 10 की अवधि के लिए 20,000 करोड़ रुपए की राशि पंचायती राज संस्थाओं और 5,000 करोड़ रुपए की राशि शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान के रूप में दी जाए। सेकंड है, पंचायतों को दिए गए अनुदान का उपयोग करते समय कार्यचालन एवं रखरखाव पर होने वाले खर्च, जलापूर्ति एवं साफ सफाई की लागतों को प्राथमिकता दी जाए। शहरी निकायों के लिए अनुशंसित अनुदान की कम से कम 50% राशि निजी एवं सार्वजनिक भागीदारी माध्यम से ठोस कचरा प्रबंधन की योजना हेतु आवंटित की जानी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, आपदा राहत। फर्स्ट, आपदा राहत कोष योजना को इसके वर्तमान रूप में जारी रखा जाए और केंद्र एवं राज्यों का अंशदान 75.25 के अनुपात में होना 75:25 के अनुपात में होना चाहिए। 2005-10 की अवधि के लिए कोष का आकार 21,333 करोड़ रुपए हो। सेकंड है, कोष से होने वाले निर्गम की पूर्ति राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क के संग्रहण तथा विशेष अधिशुल्कों की वसूली के द्वारा की जाए। पांचवा पॉइंट है, राज्यों को सहायता अनुदान। फर्स्ट है, राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता की वर्तमान प्रणाली में अनुदान एवं ऋण घटक शामिल है। केंद्र को विस्तारित योजना अनुदान तक स्वयं को सीमित रखना चाहिए और उनके उधारों का निर्णय राज्यों पर छोड़ देना चाहिए। सेकंड है, 2005 से 10 की अवधि के लिए 15 राज्यों को 56,856 करोड़ रुपए की गैर योजना राजस्व घाटा अनुदान सहायता दी जानी चाहिए। 8 राज्यों को शिक्षा क्षेत्र के लिए 10,172 करोड़ रुपए का अनुदान देने की सिफारिश की गई है। 7 राज्यों को स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 5,887 करोड़ रुपए का अनुदान देने की सिफारिश की गई है। थर्ड पॉइंट है, सड़कों और पुलों के लिए 15,000 करोड़ रुपए के एक अनुदान की सिफारिश की गई है जो कि राज्यों के सामान्य व्यय के अतिरिक्त है। फोर्थ पॉइंट है, सार्वजनिक इमारतों के रखरखाव, वनों, विरासत संरक्षण एवं राज्यों को विशिष्ट जरूरतों के लिए क्रमशः 1,500 करोड़, 1,000 करोड़ और 625 करोड़ तथा 7,100 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की गई है। 6 पॉइंट है, वित्तीय सुधार सुविधा। ऋण राहत की योजना के जारी रखने तक 2005-10 की अवधि के लिए वित्तीय सुधार सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। 7 पॉइंट है, ऋण राहत एवं सुधारात्मक उपाय। फर्स्ट है इसका, राज्यों पर मार्च 2004 का संविदात्मक केंद्रीय ऋण तथा 31 मार्च 2005 तक केंद्रीय देयता कुल 1,28,795 करोड़ रुपए आंकी गई है जो कि 200 वर्षों की एक ताज़ा अवधि के लिए संचित और पुनः अनुसूचित की जानी है और इन पर
7.5% की दर से ब्याज वसूल किया जाना है। यह एक राज्य द्वारा बनाए जाने वाले वित्तीय उत्तरदायित्व कानून का विषय है। सेकंड पॉइंट है, राज्यों के राजस्व घाटे में कटौती से जुड़ी एक ऋण रद्दीकरण योजना को शुरू किया जाए। इस योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2004 के लिए केंद्रीय ऋणों पर 2005-06 से 2009-10 तक के लिए देय पुनः भुगतान रद्दीकरण के योग्य होंगे। थर्ड पॉइंट है, केंद्र सरकार राज्यों को भविष्य में उधार देने के लिए एक मध्यवर्ती रूप में कार्य करेगी। मात्र कमजोर राज्यों के संबंध में यह सिफारिश लागू नहीं होगी जो कि बाजार से कोष एकत्रित करने में असमर्थ है। फिफ्थ पॉइंट है, राज्यों को बाहरी सहायता समान शर्तों के आधार पर स्थानांतरित की जाएगी और बाहरी वित्त पोषी अभिकरणों के द्वारा इस प्रकार की सहायता शर्तें संकलन होगी। फिफ्थ पॉइंट है, सभी राज्यों में सभी ऋणों की परिशोधन के लिए शोधन निधियों की स्थापना की जाए। सिक्स पॉइंट है, राज्यों में पृथक रूप से चिन्हित गारंटी शुल्कों के माध्यम से गारंटी मोचन निधियों की स्थापना की जाए। 8 पॉइंट है, अन्य सिफारिशें। फर्स्ट है, केंद्र को नवीन अवशोषण एवं लाइसेंसिंग नीति यानी NELP क्षेत्रों में पेट्रोलियम लाभ को खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस उत्पादक राज्यों के साथ 50:50 के अनुपात में बांटना चाहिए। नामांकित क्षेत्रों एवं गैस NELP ब्लॉकों में लाभों की कोई सहभागिता नहीं होगी। सेकंड पॉइंट है, प्रत्येक राज्य में TFC के द्वारा अनुशंसित अनुदानों के उपयोग पर निगरानी के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए। थर्ड है, केंद्र को धीरे धीरे लेखा के प्रोद्भवन आधार की दिशा में बढ़ाना चाहिए। ऋण संचय और आपदा सुविधा 2005 से 10। 12वें वित्त आयोग ने 11वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित वित्तीय सुधार सुविधा को जारी रखने की सिफारिश नहीं की। इसके बदले आयोग ने राज्यों के लिए व्यापक ऋण संचय एवं परित्यक्त योजना 2005-10 की सिफारिश की गई है जो कि राज्यों के वित्तीय कार्य निष्पादन का आधार भी है। इस योजना का संचय पुनः अनुसूचन और ब्याज दर को 7.5% पर नीचे लाना शामिल है जो कि सभी राज्यों के लिए उस वर्ष से उपलब्ध होगी जिस वर्ष वे वित्तीय उत्तरदायित्व कानून का निर्माण करेंगे। वित्तीय उत्तरदायित्व कानून के लिए निम्नलिखित न्यूनतम कर प्रावधानों की जरूरत। फर्स्ट है, 2008-09 तक राजस्व घाटे को समाप्त करना। सेकंड है, वित्तीय घाटे को GSDP के 3% तक लाना। थर्ड है, राजस्व एवं वित्तीय घाटों के वार्षिक कटौती लक्ष्यों को निर्धारित करना। फोर्थ है, राज्य की अर्थव्यवस्था एवं संबंधित वित्तीय रणनीति के लिए वार्षिक वक्तव्य जारी करना। फिफ्थ है, बजट के साथ साथ विशेष रिपोर्ट जारी करना जिनमें सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र एवं सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों की संख्या एवं वेतनों का विस्तृत विवरण शामिल होना चाहिए। केंद्रीय करों एवं प्रशुल्कों में भागीदारी तथा सहायता अनुदान। 12वें वित्त आयोग ने 2005-10 की अवधि के लिए दी गई अपनी रिपोर्ट में राज्यों के लिए कुल 7,55,792 करोड़ रुपए के स्थानांतरण की सिफारिश की है। इसमें 6,13,112 करोड़ रुपए केंद्रीय करों एवं प्रशुल्कों में राज्यों की हिस्सेदारी तथा 1,42,640 करोड़ रुपए सहायता अनुदान के रूप में है। निम्नलिखित क्षेत्रों के अंतर्गत अनुशंसित किए गए सहायता अनुदान इस प्रकार है। ये आप देख सकते हैं सहायता अनुदान। इसके बाद है अंशों के निर्धारण हेतु मानदंड और भारिता कितने प्रतिशत जनसंख्या पे है। केंद्र के हस्तांतरणीय कर राजस्व में विभिन्न राज्यों की भागीदारी। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।